तो बच्चों आज के इस लेक्चर में हम लोग 2 और सांद्रण इकाइयों को पढ़ने वाले हैं। 4 सांद्रण इकाइयों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। 5वीं सांद्रण इकाई है मोल प्रभाज। इसी को हम कहते हैं मोल अंश, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन, और कैपिटल एक्स द्वारा इसको डिनोट करते हैं। तो पहले इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। मोल प्रभाज कहते किसे हैं? तो एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज विलयन में उसके घटकों की उसके मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, हमारी परिभाषा हो गई। एक विलयन में किसी घटक का मोल प्रभाज उसके मोलों की संख्या, यानी उस घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में जितने भी घटक हैं सबके मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। इसको हम सूत्र के रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। किसी घटक का मोल प्रभाज बराबर घटक के मोलों की संख्या बटे विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या। तो एक घटक के मोलों की संख्या है, उसी में भाग करा देनी है। विलयन में जितने भी घटक हैं उन सबके मोल्स को जोड़ करके उस संख्या से भाग करा देने पर उस घटक का मोल प्रभाज हमको ज्ञात हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। द्विअंगी विलयन में घटक ए के मोलों की संख्या दिया हुआ है Na स्मॉल n और घटक वो है कैपिटल ए, तथा घटक B के मोलों की संख्या ये दिए NB है। तो अगर 2 ही घटक हैं, क्योंकि द्विअंगी विलयन है, एक ही अगर मोल प्रभाज हम निकालें ए का, तो कुछ यूं निकालेंगे। ए का मोल प्रभाज, घटक ए का मोल प्रभाज और इसको रिप्रेजेंट हम कैसे करेंगे? एक्स ए द्वारा इसको हम डिनोट करेंगे। इक्वल टू हो जाएगा इसके मोलों की संख्या, घटक ए को मोलों की संख्या है Na बटे विलयन में उपस्थित सभी घटक, और 2 ही घटक हैं ए और बी, तो इनके मोलों की संख्या। तो ए की मोलों की संख्या है Na और बी के मोलों की संख्या है Nb। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा घटक ए का मोल प्रभाज। इसी प्रकार अगर हमको बी का मोल प्रभाज ज्ञात करना हुआ तो घटक बी का मोल प्रभाज या मोल अंश
एक्स बी इक्वल टू बी के मोलों की संख्या बटे ए के मोलों की संख्या और बी के मोलों की संख्या का यू करके हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, बी के मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन ज्ञात हो जाएंगे। एक बात याद रखना है, इसके टाइटल में ही प्रभाज लगा है, फ्रैक्शन है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा एक से कम ही होगी, हमेशा लेस देन 1 होगी। एक्स की वैल्यू एक से कम आएगी। और अगर यह द्विअंगी विलयन है, अगर द्विअंगी विलयन है तो दोनों घटकों के मोल प्रभाज हम योग कर दें मोल प्रभाजों का, तो हमको एक मिल जाएगा। यानी कि अगर हम एक्स ए और एक्स बी को जोड़ देते हैं तो हमको एक वैल्यू मिलेगी। तो चूंकि यह प्रभाज है, ये याद रखना है कि इसकी वैल्यू हमेशा एक से कम आएगी। और दूसरी बात, विलयन में जितने भी घटक हैं उनके अगर मोल प्रभाजों का योग कर दिया जाए तो हमेशा 1 की वैल्यू आएगी। यानी यहाँ देख भी लें आप, एक्स ए और एक्स बी को अगर जोड़ दिया जाए तो 1 वैल्यू आएगी। ठीक है। और मोल प्रभाज चूंकि ये क्या है, अनुपात है, रेशियो है, तो इसका कोई मात्रक नहीं होगा, ये भी याद रखने की बात है। ठीक है। अब हम 6वें यूनिट की तरफ चलते हैं। हमारी 6वीं साधारण इकाई है नॉर्मलता, जिसको कैपिटल N द्वारा डिनोट करते हैं, नॉर्मलिटी। तो यहाँ भी हम सबसे पहले नॉर्मलता की परिभाषा को लिख लेते हैं। 1 लीटर, यहाँ हम प्रति लीटर भी लिख सकते हैं, प्रति का मतलब ही एक होता है। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और यही है नॉर्मलिटी। 1 लीटर विलयन में जितने भी ग्राम तुल्यांक किसी पदार्थ के, और पदार्थ क्या होगा, विलेय के जितने भी ग्राम तुल्यांक उपस्थित हैं वही उस विलयन की नॉर्मलिटी होगी। ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। और सूत्र के रूप में हम इसी को लिख लेते हैं, नॉर्मलता n इक्वल टू विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, और ये आयतन होगा लीटर में। ठीक है। अब यहाँ हमको देखना है कि ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए हमको विलेय पदार्थ का जो वेट प्राप्त होगा, जो भी भार है, उसमें उसके तुल्यांकी भार से भाग कराना होगा, इक्विवेलेंट वेट से। तो विलयन के ग्राम तुल्यांकों की संख्या यहाँ एक लाइन में लिख दे रहा हूँ, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर किसी भी पदार्थ के लिए पदार्थ का भार बटे उसका तुल्यांकी भार, पदार्थ का तुल्यांकी भार। तो ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने के लिए पदार्थ के भार में तुल्यांकी भार से भाग कराना होगा। और पदार्थ के भार की जगह हम पदार्थ का द्रव्यमान भी लिख सकते हैं बटे तुल्यांकी भार, क्योंकि हम जानते हैं रसायन विज्ञान में भार और द्रव्यमान से अर्थ एक ही चीज़ है। फिजिक्स में हालांकि अलग है भार द्रव्यमान। तो यहाँ हम पदार्थ का भार लिखें चाहे द्रव्यमान लिखें बटे तुल्यांकी भार, तो इस यहाँ पे हमारे ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकल जाएगी। तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर पदार्थ का भार बटे अणु भार। तो इसलिए n इक्वल टू, ये नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी इक्वल टू यहाँ पदार्थ का भार बटे तुल्यांकी भार। तो पदार्थ के रूप में क्या है, विलेय है, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन, विलयन का
आयतन, और ये आयतन है लीटर में। अब यहाँ से हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की तरफ चलते हैं, इनके सिंबल बना लेते हैं। लिख ले रहे हैं विलेय का भार, यदि विलेय का भार स्मॉल w, और क्या है तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करें। विलयन के आयतन के लिए जो लीटर में होगा, तो विलयन का आयतन हम हमेशा किससे दिखाते हैं, v से। विलयन का आयतन v से दिखाएं और इन्हीं वैल्यूज को हम रख दें, तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, n इक्वल टू भार की जगह हम रख दे रहे हैं w बटे तुल्यांकी भार की जगह रख दे रहे हैं w बटे e इंटू v, और लीटर के लिए हम l भी लगा देते हैं कोष्टक में। तो यहाँ से हम यूँ भी लिख सकते हैं w बटे e इंटू v लीटर में है। या अगर जो प्रश्न आते हैं न्यूमेरिकल्स, उनमें अधिकतर क्या पूछ देता है, घुलित पदार्थ का भार पूछ देता है, यानी विलेय का भार। तो यहाँ से विलेय का भार भी हम निकाल सकते हैं, W इक्वल टू शेष भाग इस साइड कर देते हैं, या W इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, NEV, N इंटू E इंटू V, और ये भी है लीटर में। तो ये है फार्मूला हमारा किसके लिए, अगर किसी विलयन की नॉर्मलता ज्ञात हो तो इस फार्मूले द्वारा हम उसमें घोलित विलेय का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स में अगर यहाँ ml दिया हुआ है, तो ml को लीटर बनाने के लिए हमको क्या कराना होगा, 1000 से भाग कराना पड़ेगा। ml और cc एक ही चीजें हैं, 1 ml इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, हम यहाँ जानते भी हैं कि 1 लीटर बराबर 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर के होता है, और 1 लीटर बराबर 1000 ml के बराबर भी होता है। तो क्या हमको दिख रहा है, 1 ml इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमको यहाँ क्या करार देना पड़ेगा, अगर दिया है आयतन ml में, तो NEV में हम 1000 से भाग करा देंगे, तो हमको फार्मूला ये ज्ञात हो जाएगा। फार्मूला बहुत टफ नहीं, बहुत इजी है। और कहाँ से हमको मिला है, सीधे परिभाषा से ही मिला है। अगर हम इस बात को यहाँ विशेष रूप से ध्यान दे लें, ये जान जाएं ग्राम तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो हम आसानी से फार्मूले पे आ जाएंगे। ठीक है, आगे के जो शेष 2 कंसंट्रेशन टर्म्स बचे हुए हैं, उनको अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे। थैंक यू।